हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आज अपन बात करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to uniformly charged infinitely straight wire। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है और पता लगा ये स्ट्रेट वायर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है और नीचे इंफिनिटी तक जा रहा है। और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। मीन्स एक तरह से ये पतला सा वायर हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इस वायर पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन को क्या करना है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से क्या करनी है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। और जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो अपन को मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो अपन को इस इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इस इनफाइनाइटली लाइन चार्ज एक ही बात है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोलो कि इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, ये यहां चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेरे को इस इनफाइनाइटली लाइन चार्ज की वजह से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फाइंड आउट करना चाहूंगा, डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहूंगा। अब तक अपन ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखा था उसमें चार्ज पॉइंट चार्ज था, चार्ज एक स्फीयर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था और एक बार चार्ज स्फीयर के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट पॉजिटिव है तो अवे। अगर चार्ज स्फीयर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिमेट्री बोलती है कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियस के अलोंग। चार्ज अगर स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, रेडियस के अलोंग होगा। लेकिन पहली बात कुछ अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है जिसपे चार्ज एक इनफाइनाइटली लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। तो मैं मैग्नीट्यूड की तो बात बाद में करूंगा, मैं बात करूंगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो मैं सबसे पहले इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, मेरे को इस लाइन चार्ज की वजह से, इस इनफाइनाइटली लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट P से क्या कर दूंगा, इस पर एक
परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। मैं इस पॉइंट पी से इस लाइन चार्ज इस स्ट्रेट वायर पर क्या कर दूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये पॉइंट पी है, इससे मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट क्या आया, ओ। परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट क्या आया, ओ। तो यहां से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया, ओ। आपने देखा इस स्ट्रेट वायर पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कौन सा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेसियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने बोला रहे यहां पर तो चार्ज क्या है, लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो अपन बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोले तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो अपन ने बोला लेट द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑन दिस स्ट्रेट वायर इज लैम्डा। तो यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, क्योंकि ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और चूंकि इस वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब इस लाइन चार्ज पर, इस वायर पर मैं कहीं पर भी चल जाऊं, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने क्या करा, इस पी पर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस पी से इस लाइन चार्ज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया क्या, ओ। अब मैं क्या करता हूं, इस ओ से सेम डिस्टेंस पर, इस ओ से सेम डिस्टेंस पर तो सेम लेंथ के दो सेम लेंथ के स्मॉल लाइन एलिमेंट को कंसिडर करता हूं। मैं इस ओ से सेम डिस्टेंस पर एक तो ऊपर लिया और एक नीचे, सेम लेंथ डीएल के दो लाइन एलिमेंट को कंसिडर करता हूं। तो इस A1 और A2 का O से डिस्टेंस तो सेम ही है, साथ साथ इनकी जो लेंथ है वो भी सेम है। तो इस A1 की लेंथ एक्चुअल में ये एक तरह से बहुत छोटा है, बिल्कुल पॉइंट साइज का, ये तो आपको मैंने बड़ा करके दिखा रखा है। और मैंने बोला इस A1 जो स्मॉल एलिमेंट A1 है, इसकी लेंथ कितनी है DL, और ये जो स्मॉल एलिमेंट A2 है जो यहां से यहां तक है, इसकी भी लेंथ कितनी है DL। तो A1 और A2 की लेंथ सेम है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। तो अगर मैं यहां से यहां तक का चार्ज देखना चाहूंगा कि इस यहां से यहां तक की लेंथ पे चार्ज कितना आएगा, तो कितना आएगा, लैम्डा DL। तो चार्ज ऑन A1 जिसको मैं DQ1 बोल दूं, वो कितना आएगा, लैम्डा DL आएगा। चार्ज ऑन A2 स्मॉल एलिमेंट A2 बोल दूं, तो यहां से यहां तक चार्ज कितना आएगा, DQ2 बोल दूं, कितना आएगा, लैम्डा DL। तो ये बात है कि इन दोनों जो लाइन एलिमेंट है जो कि O से सेम डिस्टेंस पर है और दोनों की लेंथ भी सेम है, तो दोनों पर चार्ज का जो अमाउंट होगा वो कितना आएगा, सेम आएगा, कितना आएगा, लैम्डा DL। तो गौर फरमाइएगा, इन दोनों स्मॉल लाइन एलिमेंट पर चार्ज सेम है, लैम्डा DL। इन दोनों एलिमेंट का, लाइन एलिमेंट का P से डिस्टेंस भी सेम है, P से डिस्टेंस भी सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जैसे मैंने A1 को P से ज्वाइन किया, A2 को P से ज्वाइन किया, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, पता लगा ये वाली साइड दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन है, ये वाली साइड की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो जब दोनों साइड की लेंथ सेम है तो हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा, सेम होगा। तो A1 A2 पर चार्ज सेम है, A1 A2 का P से डिस्टेंस भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A1 एंड A2 एट पॉइंट P क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, और इस पर डिपेंड करेगा कि पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है। तो दोनों पर सोर्स चार्ज सेम है, दोनों पर चार्ज सेम है, लैम्डा DL, दोनों का P से डिस्टेंस भी सेम है। तो A1 और A2 की वजह से जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। लेकिन जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो A1 जो एक्चुअल में ये एक तरह से बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटा सा है, तो अपन जानते हैं पॉइंट साइज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा,
लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट पी, पेन का टिप यहां रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है इसी लाइन पर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो A1 की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर आएगा वो किधर की तरफ आएगा, A1 P के अलोंग आएगा। इस A2P ये भी पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट P, पेन का टिप यहां रख दिया, पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पता लगा, क्या पता लगा, इस A1 और A2 की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि A1 और A2 पर चार्ज की वैल्यू सेम है, A1 और A2 का P से डिस्टेंस सेम है। तो अपन जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड और इसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। यूं समझिए ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट P है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड किया, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करें उस पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पर। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से जब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो दोनों का सोर्स चार्ज सेम है और दोनों सोर्स चार्ज की P से डिस्टेंस सेम है। तो A1 और A2 की वजह से इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन A1 की वजह से डायरेक्शन जाएगी A1P के अलोंग और A2 की वजह से डायरेक्शन जाएगी A2P के अलोंग। तो अगर मेरे को क्या करना है, इस पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट, इस पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट की वजह से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बोले तो ये दोनों मिलकर P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का मेरे को सम करना है, एडिशन करना है। तो इसका एडिशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को रिजॉल्व कर देता हूं अलोंग OP एंड परपेंडिकुलर टू OP। और गौर फरमाइएगा ये जो OP है, ये OP है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। तो अपन बात करते हैं OP के अलोंग, OP बोले तो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज एंड परपेंडिकुलर टू OP बोले तो पैरेलल टू लाइन चार्ज। तो अपन दोनों तरह से बोल सकते हैं, इस E1 वेक्टर और इस E2 वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं अलोंग OP एंड परपेंडिकुलर टू OP, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज एंड पैरेलल टू द लाइन चार्ज। तो अपन ने बोला A1 और A2 की वजह से इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शंस क्या होंगी, डिफरेंट होगी अलोंग A1P एंड अलोंग A2P। तो इस पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से, इस पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट की वजह से अगर मेरे को P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम करने का सबसे अच्छा मेथड है रिजोल्यूशन तोड़ दो। तो मैं E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को तोड़ूंगा अलोंग OP एंड परपेंडिकुलर टू OP। तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये और ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है तो ये एंगल भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो चलो कंपोनेंट ऑफ E1 लेते हैं अलोंग OP एंड परपेंडिकुलर टू OP। तो आपका E1 अलोंग OP से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट E1 sin थीटा। तो अपन जानते हैं कि आपका वेक्टर जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है उसकी तरफ कंपोनेंट कौन सा जाता है, cos, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा जाता है, sin। सिमिलरली जब अपन E2 को रिजॉल्व करेंगे तो E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट E2 cos थीटा आ जाएगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट E2 sin थीटा आ जाएगा। चूंकि मैंने E1 और E2 को तोड़ दिया तो ये तो बचे नहीं है। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, मेरे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। तो पता लगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू OP, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू OP। तो OP के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि E2
किसके इक्वल है, E1 के इक्वल। तो ये दोनों का कंपोनेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड से, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ओपी कैंसिल ईच अदर बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में अपोजिट है। लेकिन अगर अपन ओपी के अलोंग कंपोनेंट की बात करेंगे तो बीइंग इन सेम डायरेक्शन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। कहने का मतलब जब मैं E1 और E2 को रिजोल्व करूंगा तो ये दो कैंसिल हो गए और ये दोनों एड हो गए। इट्स मींस E1 और E2 का जो नेट इफेक्ट आएगा वो किधर की तरफ आएगा, अलोंग OP। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों जो पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट है, इसकी वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किधर की तरफ आया, OP के अलोंग आया। OP के अलोंग बोले तो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। लेकिन ये तो केवल इन दोनों लाइन एलिमेंट की वजह से आया है। मेरे को तो इस पूरे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी तरह से उसे सिमेट्रिकली सिचुएटेड सेम लाइन के लाइन एलिमेंट को कंसीडर करूंगा। बोले तो एक लाइन एलिमेंट ऊपर लिया, एक लाइन एलिमेंट नीचे लिया, ओ से सेम डिस्टेंस पर है और इनका लेंथ भी सेम है। अगर मैं इस पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा तो अगेन क्या होगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, OP के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो तो कैंसिल हो जाएंगे और OP के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वो एड हो जाएंगे। अगर मैं इस O के सिमेट्रिकली सिचुएटेड या इस O से सेम डिस्टेंस पर दो लाइन एलिमेंट कंसीडर करूंगा, एक लाइन एलिमेंट ऊपर लिया, एक लाइन एलिमेंट नीचे लिया सेम लेंथ के, तो अगर मैं इस पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट से अगेन OP पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, अगेन OP पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, तो पता लगा इनके जब आप कंपोनेंट लेंगे तो OP के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन OP के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसी तरह से इस पूरे लाइन चार्ज को O से सेम डिस्टेंस पर सेम लेंथ के पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। ये ऊपर ले लिया उतना ही डिस्टेंस पर, O से उतना ही डिस्टेंस पर नीचे ले लिया, तो अपन इस तरह से इस पूरे लाइन चार्ज को O से सेम डिस्टेंस पर सेम लेंथ के लाइन एलिमेंट में डिवाइड करते जाएंगे। ईच पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P, तो वो किधर की तरफ आएगा, अलोंग OP। तो मैं बोल सकता हूं इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अलोंग OP आएगा। अलोंग OP आने का मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। इसका मतलब लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। तो लेट अस सपोज मेरे को इस पॉइंट P पर डायरेक्शन देखना है, तो सबसे पहले मैं इस P से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, तो इस लाइन चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, तो इस परपेंडिकुलर लाइन पर ही आएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज है लाइन चार्ज पर, तो अवे हो जाएगा, और अगर इस पर नेगेटिव होता तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स। कल को ही मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मेरा ये लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, इसी परपेंडिकुलर लाइन पर आएगा, पॉजिटिव होगा तो अवे, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स। मैं ऐसे बोला गया कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लाइन चार्ज। तो ये लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैं इस P से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा तो इसी परपेंडिकुलर लाइन पर आएगा, पॉजिटिव होगा तो अवे, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स। मेरे को इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, इसी परपेंडिकुलर लाइन पर आएगा, पॉजिटिव होगा तो अवे, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स। मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। तो इनफाइनाइटली लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। लाइन चार्ज पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स लाइन चार्ज। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है,
आप उस पॉइंट से लाइन चार्ज पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर होगा, पेन का टिप पॉइंट पर रख दें, चार्ज लाइन चार्ज पर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे, लाइन चार्ज पर चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ये तो बात हुई डायरेक्शन की कि इनफाइनाइटली लाइन चार्ज से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज पर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज बाय द गाउस लॉ। तो अब अपन इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गाउस लॉ। तो भैया ये आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज इनफाइनाइट पे जा रहा है, ऊपर इंफिनिटी पर, नीचे इंफिनिटी पर। आपने क्या करा, इस लाइन चार्ज का एक छोटा सा पोर्शन ए बी डायग्राम में शो कर रखा है, और ये जो वायर है इस वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस वायर पर चार्ज पर यूनिट लेंथ बोले तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो आप इसके कहीं पर भी चल जाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी सब जगह, चार्ज पर यूनिट लेंथ सब जगह क्या मिलेगी, लैम्डा। तो अपन को इस लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन तो मैं फाइंड आउट कर चुका, मेरे को केवल क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। तो लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, perpendicular distance of point P from the line charge is small r। तो आपने क्या करा, इस लाइन चार्ज से, सॉरी इस पॉइंट से लाइन चार्ज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो कितना है, स्मॉल r। तो मेरे को क्या करना है, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैंने इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट कितना है, ओ, और मैंने कहा पी का लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ओपी, बोले तो ओपी किसके इक्वल है, आर के इक्वल। मेरे को क्या अप्लाई करना है, गाउस लॉ अप्लाई करना है, और आप जानते हैं गाउस लॉ तो क्या करेगा, एक क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं क्या करूंगा, इस ओ को सेंटर इमेजिन करते हुए, इस ओ को सेंटर लेते हुए मैं स्मॉल आर रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन करता हूं। तो मैंने क्या किया, इस ओ को सेंटर लेते हुए स्मॉल आर रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। अब मेरे को क्या करना है, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करना है दो तरह से, एक तो गाउस लॉ लगाकर और एक डेफिनेशन से। तो मैं सबसे पहले गाउस लॉ करता हूं। तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स कितना होगा, बाय द गाउस लॉ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब बात आती है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इस स्फीयर से जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है, यहां कोई चार्ज नहीं दिख रहा, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां कोई चार्ज नहीं है, चार्ज केवल इस लाइन पर है। तो इस स्फीयर के अंदर देखना पड़ेगा कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है उसकी कितनी लेंथ इस स्फीयर के अंदर है, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है। तो पता लगा इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की कितनी लेंथ इसके अंदर आई, यहां से लेकर ठेठ यहां तक। मेरे हिसाब से ये कितनी है, आर, ये भी कितनी है आर, अरे रेडियस ऑफ स्फीयर
तो कितनी लेंथ इसके अंदर आ गई 2r। मेरे को पता है इस लाइन चार्ज की यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है लैम्डा, तो यहां से यहां तक की लेंथ पर चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू 2r। तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कितना होगा लैम्डा इंटू 2r। तो फाई इक्वल टू लैम्डा इंटू 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मेरे को इसी गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है, कैसे बाय द डेफिनेशन। तो मैं इस गॉसियन सरफेस पे स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करता जाऊंगा, सबको ऐड कर दूंगा। तो बाय द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस spherical Gaussian surface integration of E vector dot dA vector। तो ये मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट कहां लिया इस स्फीयर की सरफेस पे लिया। तो इस स्फीयर की सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, तो एरिया का डायरेक्शन किधर जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। स्फीयर की सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है रेडियस। तो मैं क्या करूं इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को इसके सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये रेडियस है। तो मेरा जो एरिया वेक्टर आएगा वो किधर की तरफ जाएगा रेडियली डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये डीए वेक्टर हो गया। ई के डायरेक्शन की बात करूं तो इस लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज होगा। ये परपेंडिकुलर ही है, ओपी परपेंडिकुलर ही है। पेन का टिप इस पे पी पर रखा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे, तो पता लगेगा अरे ई वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। और जब ई वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो ई डीए कितना हो गया cos 0 की वैल्यू 1। तो ये हो गया ई मल्टीप्लाई बाय डीए हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपन और भी स्मॉल लाइन एलिमेंट देखेंगे तो पता लगेगा कि ये जो स्मॉल लाइन एलिमेंट है इसका हर पॉइंट इस लाइन चार्ज से सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। क्या इसका हर स्मॉल एरिया एलिमेंट या हर पॉइंट इस लाइन चार्ज से सिमेट्रिकली सिचुएटेड है? नहीं है। इवन पता लगेगा अलग अलग स्मॉल एरिया एलिमेंट की लाइन चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी अलग अलग होगी। इसका मतलब ई का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, और ई का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो मैं इस ई को बाहर नहीं ले सकता, और जब मैं इस ई को बाहर नहीं ले सकता तो मैं इसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकता। इवन एक बात और बताऊं, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता तो जब तक ये सोल्व नहीं होगा मैं इन दोनों को इक्वल कर ई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। इवन एक और बात बताऊं, मैं यहां पर भी एक मिस्टेक कर आ रहा हूं। क्या मिस्टेक कर आ रहा हूं कि मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्मॉल एरिया एलिमेंट पे तो दिखा दिया ई वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर मैं इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करता तो एरिया वेक्टर तो किधर जाता रेडियस के अलोंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रेडियस के अलोंग बोले तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये रेडियस के अलोंग होगा। लेकिन जब ई की डायरेक्शन की बात करेंगे तो ई की डायरेक्शन क्या आएगी परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। तो इससे लाइन चार्ज पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ई का डायरेक्शन ये आएगा। यहां पर बात करेंगे तो डीए वेक्टर इधर जाएगा और ई का डायरेक्शन इधर आएगा। यहां पर बात करेंगे तो डीए इधर जाएगा और ई का डायरेक्शन इधर आएगा। इसका मतलब अलग अलग स्मॉल एरिया एलिमेंट पे ई और डीए का डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब इनके बीच में एंगल फिक्स नहीं है। अलग अलग के लिए थीटा की वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। यहाँ तो 0 आ रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है इंक्रीज होते जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर हर एलिमेंट पर ई और डी का डायरेक्शन सेम नहीं है, हर एलिमेंट की लाइन चार्ज से डिस्टेंस सेम नहीं है। तो यहाँ ना तो cos 0 ले सकते हैं और नहीं ई को बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब मैं इसके आगे इसको सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थीटा वेरिएबल है और ई भी वेरिएबल है। अलग अलग लाइन एलिमेंट के लिए ई की वैल्यू अलग अलग है। क्यों? अभी तक तो क्या होता था जब अपन पॉइंट चार्ज की वजह से देखते थे तो पता लगता था हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई और डीए दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता था।
तो यहां पर क्या होता था, ई डी कितना जाता था, cos 0। साथ ही साथ हर पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस सेम होता था, तो ई का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता था। तो यहां ई को क्या कर लेते थे, बाहर ले लेते थे। लेकिन यहां पर हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर का लाइन चार्ज से डिस्टेंस सेम नहीं है बोले तो हर स्मॉल एरिया एलिमेंट लाइन चार्ज से सिमेट्रिकली सिचुएटेड नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्यू टू दिस लाइन चार्ज सेम नहीं आएगा। साथ ही साथ हर लाइन एलिमेंट के लिए थीटा भी 0 नहीं होगा। तो थीटा वेरिएबल, ई भी वेरिएबल, अलग अलग लाइन, अलग अलग स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई और थीटा की वैल्यू अलग होगी और ई और थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अपन इसको अब इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अब अपन इन दोनों को इक्वल कर इन दोनों को इक्वल कर ई की वैल्यू, ई का फॉर्मूला फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें, तो जब भी गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो अपन को क्लोज सरफेस तो इमेजिन करनी पड़ेगी। लेकिन क्लोज सरफेस इमेजिन करते टाइम पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस तरह से अपन क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे जिसमें अपन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर को इजी वे में सोल्व कर पाए। क्योंकि जब तक आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे ई का फॉर्मूला आपके पास नहीं आएगा, ई का फॉर्मूला आपके पास नहीं आएगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी दिमाग लगाकर, ताकि आप इस इंटीग्रेशन को इजी वे में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि यार यहां पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से काम नहीं चला तो कौन सी क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे। तो ये पूरी मेहनत अपनी वेस्ट हो गई। ये मैंने क्यों इसलिए बताया है क्योंकि जब हम 12th में स्टडी किया करते थे हमको हमारे टीचर ने नहीं बताया था, बस हमारे टीचर ने बताया था कि पॉइंट चार्ज आ जाता है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आ गया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ गया, तो वहां क्लोज सरफेस इमेजिन कर लो। और जब लाइन चार्ज या शीट आ जाती है तब सिलेंडर इमेजिन कर लो। हमें ये नहीं पता था कि वहां स्फीयर क्यों इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ सिलेंडर क्यों इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि काम क्या करना है, क्लोज सरफेस इमेजिन करनी है, उससे पासिंग फ्लक्स देखना है गाउस लॉ से और डेफिनेशन। गाउस लॉ में तो मैं टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी कर दूंगा ना, उससे भी पासिंग फ्लक्स देख लूंगा, लेकिन डेफिनेशन में आपको कुछ इस तरह से सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी ताकि आप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इजी वे में सॉल्व कर पाए। तो जब पॉइंट चार्ज था या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल था या यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, तो वहां पर तो क्या था कि आपने जब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन की तो वहां पर हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया था, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया था। तो आप ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर को इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर को इजी वे में सोल्व कर पाए। लेकिन जब लाइन चार्ज की बात आएगी तो वहां स्फीयर के केस में अगर आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं तो यहाँ ई वेक्टर और डी वेक्टर हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, ई का मैग्नीट्यूड भी हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर सेम नहीं होगा, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में अपन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे फिर देखते हैं। ये स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पर आपने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये इनफाइनाइटली लाइन चार्ज ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैंने तो उसका एक छोटा सा पोर्शन दिखा दिया और इस पूरे लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। आपको क्या करना है, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी। तो अपन ने पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और बोला कि भैया पी का इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर।
तो अब मैं क्या करता हूं, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस लाइन चार्ज को, ये जो पतला सा लाइन चार्ज है, तो मैंने मोटा सा पेन पकड़ रखा, पतला सा जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज को सिलेंडर की एक्सिस लेते हुए, सिलेंडर की एक्सिस इमेजिन करते हुए स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूं। एक चीज समझिएगा, ये सिलेंडर है, तो मेरे को आप फटाफट बताएंगे इस सिलेंडर की एक्सिस फर्स्ट लाइन है कि सेकेंड लाइन है कि थर्ड लाइन है? एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। तो कौन सी लाइन है? थर्ड लाइन। एक्सिस क्या होगी? एक्सिस क्या होगी? अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो ऐसी लाइन जो सिलेंडर के सेंटर से पास हो और क्या होती है, उसकी सिलेंडर की लेंथ के अलोंग होती है। बोले तो एक तरह से ये जो पेन का जो ये टिप है, ये जो लाइन है, ये लाइन ही क्या है? एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। आप जो पेन यूज करते हैं उसकी जो रिफिल है, वही उस पेन का जो सिलेंड्रिकल शेप का आता है उसकी क्या है? एक्सिस है। तो मैं क्या करता हूं, इस लाइन चार्ज को सिलेंडर की एक्सिस लेता हूं। सिलेंडर की एक्सिस लेने का मतलब मेरे सिलेंडर की जो लेंथ होगी वो इस लाइन चार्ज के अलोंग होगी। तो और ये लाइन चार्ज कहां आना चाहिए? सिलेंडर की एक्सिस बोले तो बिल्कुल बीच में आना चाहिए। तो मैं इस लाइन चार्ज को एक्सिस लेते हुए स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूं। मींस आप यूं समझ सकते हैं, आप यूं समझ सकते हैं कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, whose radius is स्मॉल आर, और ये क्या हो गया इसका? लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज इसकी कहां पर आ रहा है? बिल्कुल बीच में, बोले तो इसकी एक्सिस में, ठीक है। और मैंने इसको स्मॉल आर रेडियस का लिया है, तो पॉइंट पी कहां पर आएगा? इसकी इस कर्व्ड सरफेस पे आएगा, इसकी इस कर्व्ड सरफेस पे आएगा। तो मैंने क्या करा, इस लाइन चार्ज को सिलेंडर की एक्सिस लेते हुए स्मॉल आर रेडियस और एल लेंथ कि क्या कर ली? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, whose length is L, radius is R and axis is line charge। तो पॉइंट P कहां पर आ जाएगा? इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की कर्व्ड सरफेस पे आ जाएगा। मेरे को क्या करना है? इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है, एक तो बाय द गॉस लॉ और एक बाय द डेफिनेशन। तो गॉस लॉ से बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर, तो आप देखेंगे सिलेंडर की इस जगह कोई चार्ज नहीं, सिलेंडर में चार्ज केवल कहां है? यहां से लेकर यहां तक में। तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कहां पर आएगा? ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की जितनी लेंथ इस सिलेंडर के अंदर आएगी, जितनी लेंथ इस सिलेंडर के अंदर आएगी, उतना ही चार्ज इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, चार्ज ही केवल कहां है? इस वायर पर। तो इस वायर की जितनी भी लेंथ सिलेंडर के अंदर आएगी उतना ही चार्ज आएगा। तो इस वायर की कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर आएगी? जितनी लेंथ सिलेंडर की है। सिलेंडर की लेंथ L है, तो L लेंथ का वायर ही इस सिलेंडर के अंदर आएगा। इस सिलेंडर की यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लैम्डा। तो यहां से यहां तक की लेंथ पर चार्ज कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? लैम्डा L, क्योंकि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है? L। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा। तो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से यहां तक का चार्ज देखना है, ये लेंथ L है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? लैम्डा है। अब मेरे को इसी गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है बाय द डेफिनेशन, और बाय द डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखना पड़ेगा, फिर सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना है? इस सिलेंड्रिकल
गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है। दिमाग में बिठा के रखना, लाइन चार्ज बिल्कुल बीच में से नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसके अंदर कितनी लेंथ आ रही है, एल लेंथ आ रही है। ठीक है, तो दिमाग में बिठा के रखिएगा, यहां पर एक वायर है, उस लेंथ को, यहां पर एक लाइन चार्ज है, यहां पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। ठीक है, तो मेरे को इस सिलेंडर से पासिंग फ्लक्स देखना है, तो मैं बोलता हूं कि दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज मेड अप ऑफ 3 सरफेस। एक ये ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस, एक ये नीचे वाला सर्कुलर सरफेस, और एक ये कर्व सरफेस। तो मैं क्या करूं, इस ऊपर वाले सर्कुलर फेस से सरफेस या सरफेस से पासिंग फ्लक्स देख लूं, इस नीचे से पासिंग फ्लक्स देख लूं, इस कर्व सरफेस से पासिंग फ्लक्स देख लूं, तीनों को ऐड कर दूं। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे को इस पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है। पासिंग फ्लक्स देखने का मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सिलेंडर से पास हुई है। तो मेरे को इस पूरे से देखने के लिए मैंने क्या करा कि पहले इस वाले से देख लो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होगी, इस वाले से देख लो कितनी पास हो रही है, इस वाले से देख लो कितनी पास हो रही है, और फिर तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं बोल सकता हूं दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज मेड अप ऑफ 3 सरफेस, अपर सर्कुलर फेस S1, लोअर सर्कुलर फेस S2 एंड तीसरा कर्व सरफेस S3। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए इस S1 से पासिंग फ्लक्स देख लूं, इस S2 से देख लूं, इस S3 से देख लूं। इस S1 से पासिंग फ्लक्स देखने के लिए क्या करूंगा, इस S1 पर स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लूंगा। कैसे, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर करके सबको ऐड कर दूंगा, तो ये इस S1 से पासिंग फ्लक्स आ जाएगा। इस S2 से पासिंग फ्लक्स देखने के लिए इस S2 पर स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लूंगा, फिर सबको ऐड कर दूंगा। तो ये S2 से पासिंग फ्लक्स, S3 से पासिंग फ्लक्स देखने के लिए इस S3 पर स्मॉल एरिया एलिमेंट देखता जाऊंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लूंगा। ये S3 से पासिंग फ्लक्स हो गया, तो पूरे सिलेंडर से पासिंग फ्लक्स, इन तीनों से जो पासिंग फ्लक्स होगा उसका सम होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं S1। तो आपने ये स्मॉल एरिया एलिमेंट यहां लिया, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया S1 ये, तो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एरिया का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ई का डायरेक्शन क्या होगा, ई का डायरेक्शन इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से लाइन चार्ज पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। तो अपन ने यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, और इस पर चार्ज पॉजिटिव दो, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। तो पता लगा S1 के इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर E और dA क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ऐसा केवल इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर नहीं है, आप और दूसरा एरिया एलिमेंट भी देख लीजिए। ये वाला स्मॉल एरिया एलिमेंट देखेंगे तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस S1 के परपेंडिकुलर, और E का डायरेक्शन देखेंगे तो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। तो इससे लाइन चार्ज पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर होगा, पॉजिटिव है तो अवे। तो आप कोई सा भी स्मॉल एरिया एलिमेंट देखेंगे तो हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर E वेक्टर और dA वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। E वेक्टर और dA वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो इससे जो पासिंग फ्लक्स होगा S1 से वो कितना होगा, EDA cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो S1 से पासिंग फ्लक्स कितना होगा, 0। सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, लाइन चार्ज बिल्कुल बीच में, लाइन चार्ज बिल्कुल बीच में। अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। और अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज क्या होगा, इस S1 के प्लेन पर होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे
तो ये S1 का जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये लाइन चार्ज के क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है वो लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, तो वो क्या होगा, इस S1 के प्लेन पर होगा। S1 के प्लेन पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो S1 के प्लेन पर है, लेकिन जो एरिया है वो S1 के परपेंडिकुलर होगा, और S1 के परपेंडिकुलर होगा तो हर स्मॉल एरिया से पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली जब आप S2 पर बात करेंगे, S2 पर आपने स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए, स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ई का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। और पता लगा, क्या पता लगा, अगेन ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो एरिया का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और लाइन चार्ज ये है तो लाइन चार्ज ये है तो ई का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से लाइन चार्ज पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ई का डायरेक्शन इसी लाइन पर आएगा, और इसी लाइन पर आएगा तो डीए वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो S2 के भी हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई वेक्टर और डीए वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इससे भी पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। जब अपन S3 की बात करेंगे तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। S3 क्या है, ये लाइन चार्ज है और ये आपकी कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो इस कर्व सरफेस का अगर मैं ये स्मॉल एरिया एलिमेंट देखता हूं, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट देखा तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। किधर जाएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर की तरफ आएगा, आपकी तरफ। तो एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया, आपकी तरफ। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई का डायरेक्शन देखें तो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, इस परपेंडिकुलर लाइन पर होगा। पॉजिटिव है तो क्या होगा, अवे। तो ई वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करें तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो गया। ई का डायरेक्शन देखें तो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो इसी लाइन पर होगा। पॉजिटिव है तो अवे। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को देखेंगे तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ई का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। ई का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के भी पर भी ई वेक्टर और डी वेक्टर डायरेक्शन सेम होगा। यहां का स्मॉल एरिया एलिमेंट देखें तो एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ई का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। इसका मतलब इस S3 के हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर, हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, और S3 के हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई और डी का डायरेक्शन सेम होगा। तो कितना आ जाएगा, EDA cos 0। तो चूंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो S1 से पासिंग फ्लक्स 0, S2 से भी पासिंग फ्लक्स 0, तो फ्लक्स केवल किससे पास होगा, S3 से। अब आप एक बात देखिए, अब आप एक बात देखिए, ये जो कर्व सरफेस S3 है, ये जो कर्व सरफेस S3 है, इसका हर पॉइंट इस लाइन चार्ज से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब इस कर्व सरफेस S3 के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, बाहर ले लूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इस S3 के स्मॉल जो एरिया एलिमेंट है, इन स्मॉल एरिया एलिमेंट के हर एलिमेंट के एरिया को ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन दिए बोले तो हर स्मॉल एरिया का, एरिया एलिमेंट का मेरे को एरिया ऐड करना है, तो ये पूरी इस कर्व सरफेस का एरिया आएगा। सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई r l, क्योंकि लेंथ अपन ने किससे लिख रखी है, l से। तो पता लगा ये क्या है, इस गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स, ये भी क्या है, इस गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स है,
तो दोनों एक ही चीज से पासिंग फ्लक्स है, तो दोनों को इक्वल कर दें। तो अपन ने दोनों को इक्वल कर दिया, तो E मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एल किसके इक्वल हो गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, इस 2 पाई आर को इधर भेज दिया, तो 1 अपॉन 2 पाई आर, 1 अपॉन 2 पाई आर, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इस आर को इधर लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लैम्डा अपॉन आर हो गया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो ये क्या हो गया, 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो पता लगा इनफाइनाइटली लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ रहा है, इसलिए मैंने कभी किसी जमाने में बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स की आर पर डिपेंडेंसी इस बात पर डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको याद हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस करता है तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल प्रोड्यूस करता है तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब आता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज प्रोड्यूस करता है तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे।